आप ये जानना चाहेंगे आखिर एटम्स की डिस्कवरी किसने की? चलिए मैं बताता हूँ। तो एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर अपने अराउंड जब मैटर को देखते थे तो वे ये सोचते थे किन पार्टिकल से मिलकर ये मैटर बने हुए हैं। सो अराउंड 500 BC के टाइम महर्षि कलट जो कि इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने मैटर को लेकर एक बात बोली। वो मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते थे और उन्होंने बोला कि इस पदार्थ को जब तुम बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते जाओगे तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तुम्हें मिलेगा वो उसका लास्ट पार्टिकल होगा, और इसी पार्टिकल को उन्होंने परमाणु बोला। फिर एक और इंडियन फिलोसोफर पाखुदा कात्यायाम ने एक बात बोली कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे अराउंड, ये पार्टिकल्स के कंबाइंड स्टेट में होने की वजह से हमें मिल रहे हैं। पर एटम्स का नेम आया ग्रीक फिलोसोफर्स के थ्रू, यानी कि डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस जो कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे। ये इसी दौरान बोलते हैं कि मैटर जो है उसको हम फर्दर डिवाइड करते जाएं स्मॉल पार्टिकल्स में, तो हमें एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि अब हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और यही छोटे पार्टिकल को उन्होंने एटम्स बोला। सो ये जितनी स्टोरी मैंने आपको बताई, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है हमारे पास, बट हाँ फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन पे पूरी कहानी बेस्ड थी जो मैंने आपको बताई। हाय गाइस, एंटोनी लेवॉइजर ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करी, जिसमें कि वो बताते हैं कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करते हैं अलग अलग कंपाउंड्स बनाने के लिए। और उसी सीरीज में पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कि एंटोनी लेवॉइजर ने स्टेटमेंट दिया है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि NCERT में दिया हुआ है। सो लेट्स से आपके पास एक ग्लास ट्यूब है और एक कोनिकल फ्लास्क है, जिसमें कि ग्लास ट्यूब आपके कोनिकल फ्लास्क में रखी हुई है, और जो कोनिकल फ्लास्क है उसे आपने एक कॉर की मदद से क्लोज करके रखा हुआ है। एंड जब आप बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में ले चुके हो तो आपको सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ग्लास ट्यूब के अंदर ले लेना है। अब इन दोनों को आपको एक साथ रख के ऊपर से कॉर्क से इसे सील कर देना है, एंड फिर कोनिकल फ्लास्क को फ्लिप करके आप उसे थोड़ा सा शेक करिए सो डैट एक केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होगी जो कि है BaCl2 + Na2SO4 गिव्स आउट BaSO4 + 2NaCl। सो रिएक्शन के होने से पहले हमने एक बार कोनिकल फ्लास्क का वेट किया था, एंड उसके बाद जब रिएक्शन हो गई उसके बाद भी हमने वेट किया तो दोनों का वेट सेम आता है, जो कि एक बात तो कंफर्म करता है कि कोई भी मास गेन और लॉस नहीं होता है रिएक्शन में, वो जस्ट कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हाय गाइस, क्या आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में जानते हैं? सो लेवॉइजर और उनके साथ कुछ और साइंटिस्ट ने कुछ बातें नोटिस करी कंपाउंड्स के बारे में, कि कंपाउंड्स डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, एंड हर कंपाउंड में जो सेम एलिमेंट है वो उस कंपाउंड के अंदर सेम प्रोपोर्शन में होगा, चाहे वो कंपाउंड्स किसी भी सोर्सेज से लाए गए हो। सो लेट्स से मेरे पास एक कंपाउंड है जो कि है वाटर। अब वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होता है वो होता है 1:8। अब चाहे वो पानी मैं बारिश का ले आऊँ, चाहे मैं अपने घर के टैप वाटर का यूज़ करूँ, या चाहे मैं लेबोरेटरी से डिस्टिल वाटर यूज़ करूँ, बट रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सेम रहेगा, डेट इज़ 1:8। तो अगर मेरे पास 9 ग्राम ऑफ वाटर है और अगर मैं उसे डिकम्पोज करूँगा तो मेरे पास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी। इस लॉ को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, और इस लॉ का स्टेटमेंट दिया था प्राउस ने, जो कि बोलते हैं इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। क्या आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। सो साइंटिस्ट के पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्रूव करने के लिए, जिसके लिए ब्रिटिश केमिस्ट डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी जिसमें कि उन्होंने नेचर ऑफ मैटर की बात करी। सो डाल्टन पहला पॉइंट बोलते हैं कि जितने भी मैटर जैसे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर आपको अपने अराउंड दिख रहे हैं वो सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जो कि है एटम्स। इसके बाद डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं, चलो उन पे बात करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स which participate in chemical reactions. Next point है atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Third point है atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Fourth point जो कि इसका opposite है वो बोलता है atoms of different elements have different masses and chemical properties. Fifth point है atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. लास्ट पॉइंट कंपाउंड की डेफिनेशन ही है जो कि बोलती है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मिस्त्री को देखा है कभी? ब्रिक से वॉल बनाता है, फिर वॉल से रूम्स, और रूम्स से मिलके एक बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन बिल्डिंग का बेस क्या होता है? सिर्फ एक ब्रिक। जैसे ब्रिक से मिलके बिल्डिंग बनती है, वैसे ही टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड मिलके आंट्स का अपना महल आंट हिल बनाती हैं। वैसे ही हमारी पूरी दुनिया का बेस क्या है? एटम्स। एटम इतना छोटा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। सोचो एक पेपर की थिकनेस जितनी लेयर बनाने के लिए मिलियंस ऑफ एटम्स चाहिए होते हैं, क्योंकि एटॉमिक रेडियस नैनोमीटर्स में होती है। एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर का होता है, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम 10⁻⁻10, एक वाटर मॉलिक्यूल भी 10⁻⁻9 मीटर का, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल
10⁻⁸ मीटर का और एक आंट 10⁻³ मीटर्स। फिर अगर एटम इतना छोटा है तो हमें फ़र्क क्या पड़ता है? सब कुछ, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारी बॉडी, हवा, ये सब एटम से मिलकर बने हैं। आज के मॉडर्न टेक्निक्स जैसे स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिनकी मदद से हम एटम्स को देख सकते हैं, और इसीलिए छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। Fe देख के आयरन कैसे, Na देख के सोडियम कैसे, और भाई K पोटेशियम कब बना? कभी देखा Fe, Na या K लिखा हुआ किसी साइंस बुक में और सोचा ये क्या है? सिंपल है, ये है एलिमेंट्स के सिंबल। जॉन डेल्टन ने पहली बार एलिमेंट्स के लिए सिंबल यूज़ किए, लेकिन उनके सिंबल्स थोड़े आर्टिस्टिक थे, जैसे सर्कल्स और पैटर्न्स। उनके लिए एक सिंबल का मतलब था एक एटम ऑफ दैट एलिमेंट। फिर बर्जीलियस आया, उन्होंने बोला भाई सिंपल रखो, एलिमेंट्स के नाम के 1 या 2 लेटर्स यूज़ करो, और फिर शुरू हुआ मॉडर्न सिंबल सिस्टम। कुछ एलिमेंट्स के नाम उस जगह से आए जहाँ वो मिलते थे, जैसे कॉपर आया किप्रेस से, और कुछ एलिमेंट्स अपने रंग से इंस्पायर्ड थे, जैसे कि गोल्ड का मतलब होता है येलो, इसीलिए उस एलिमेंट का नाम गोल्ड रख दिया गया। आज के टाइम में IUPAC डिसाइड करता है एलिमेंट्स के नेम्स और सिंबल। रूल सिंपल है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और उसके बाद अगर कोई लेटर है तो वो स्मॉल। आई नो कंफ्यूज कर रहा हूँ, चलो एग्जाम्पल बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H, एल्यूमिनियम के लिए AL, कोबाल्ट के लिए CO। यहाँ पर O जो है वो स्मॉल है, अगर C के बाद कैपिटल O है तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट याद करना पड़ेगा। एक बात और बतानी थी, कुछ सिंबल इंग्लिश से नहीं लिए गए हैं बल्कि लैटिन और जर्मन से लिए गए हैं। जैसे कि फेरम से लिया है Fe, नेट्रियम से लिया है Na और कैलियम से लिया है K। तो नेक्स्ट टाइम जब किसी एलिमेंट का सिंबल देखो तो याद रखना हर सिंबल के पीछे है एक कहानी। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO बनाते हैं, पर क्या तुम्हें पता है कैसे साइंटिस्ट ने इनका एग्जैक्ट वजन गेस किया, वो भी बिना वेइंग मशीन के? डेल्टन ने कहा था हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक मास होता है, लेकिन एक एटम का मास डायरेक्टली मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट ने कहा चलो कंपेयर कर दें। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव एटॉमिक मास का। जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लो। जब मैं 3 ग्राम कार्बन को 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता हूँ तो मेरा CO फॉर्म होता है, यानी ऑक्सीजन का मास 1.33 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन का मास। यही रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट है, मतलब एक एटम के रिलेशन में दूसरे एटम का वेट निकालो। इसे और आसान बनाने के लिए अगर मान लो कार्बन का एटॉमिक मास मैंने 1U ले लिया, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया? 1.33U। U कुछ नहीं है, बस एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। दिक्कत ये थी कि सबके लिए स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए थी, तो शुरू में साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड बनाया और बोला ऑक्सीजन का 1/16 मास इक्वल होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट के। सिंपल, जैसे ऑक्सीजन 16U का था, अब उसे 1U में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट 1U के इक्वल होगा। प्रॉब्लम थी कि सबके एटॉमिक मास प्योर नंबर्स नहीं आ रहे थे, मतलब नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं आ रहे थे, थोड़े डेसिमल में आ रहे थे। तो 1961 में साइंटिस्ट ने बोला इनफ, लेट्स फिक्स अ न्यू एंड बेटर स्टैंडर्ड विच इज कार्बन 12 आइसोटोप, और तब डिफाइन हुआ 1U इक्वल्स टू 1/12th मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आज के टाइम पे हर एलिमेंट का एटॉमिक मास कार्बन 12 आइसोटोप के कंपैरिजन में निकाला जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा, और इस तरीके से एक इनविजिबल एटम का वेट भी साइंस ने निकाल दिया विदाउट इवन टचिंग इट। एक अकेला ऑक्सीजन एटम कुछ खास नहीं करता है, पर जब 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलते हैं तब बनता है O2, जो कि जिंदगी के लिए जरूरी है। देखो एटम्स अकेले ज्यादा स्टेबल नहीं होते, इसलिए वो बनाते हैं क्या? मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स केमिकली बॉन्डिंग के थ्रू ज्वाइन होते हैं। तो आपने सुना होगा जैसे 2 ऑक्सीजन एटम मिल करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक उसी तरह जब 3 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं आपस में केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू तो वो बनाते हैं ओजोन मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी, जिसका मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। जैसे अभी हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करी थी, उसके अंदर 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुए थे, यानी कि उसकी एटॉमिसिटी हुई 2। और यही ओजोन मॉलिक्यूल की अगर बात करें, उसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम थे, तो इसका मतलब एटॉमिसिटी हुई 3। बात करें नोबल गैसेस की, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन और अदर ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही एटम होता है, इसलिए इन्हें मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मतलब इनका एटम अपने में ही स्टेबल होता है, इसलिए वो दूसरे एटम के साथ केमिकली बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए इनकी एटॉमिसिटी क्या हुई? 1। छोटी सी डेफिनेशंस कुछ और हैं, चलो उन पे बात करते हैं। सो जब सेम एलिमेंट्स के एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तब उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। और जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल में H2O, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स। NaCl में Na+ और Cl- लिखा देख के कभी सोचा है ये प्लस माइनस आखिर होते क्या है? चलो समझाता हूँ। तो कुछ कंपाउंड जो कि नॉन मेटल और मेटल के मिलने से बनते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं चार्ज पार्टिकल, और इन्हीं चार्ज पार्टिकल को हम बोलते हैं आयंस। आयन मतलब एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज होता है,
यानी जिसमें चार्ज प्रेजेंट होता है। देखो, अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो साइंस की भाषा में हम उसे बोलते हैं कैटायन, और वही अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे हम बोलते हैं एनायन। पॉजिटिव चार्ज अगर किसी एटम पे होता है उसका रीज़न होता है एटम से इलेक्ट्रॉन का लूज होना, और वही एनायंस का सीन ये है, एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तब उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। NaCl में Na+ को हम कैटायन बोलेंगे और Cl- को एनायन बोलेंगे। और जब कोई आयन ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बनता है, जैसे कि SO4 2-, NO3-, इन्हें हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। तो अब जब भी कभी Na+ और Cl- जैसे आयंस दिखें तो समझ जाना ये है आयंस का मैजिक। कभी OH4 जैसा फॉर्मूला सुना है? नहीं। चलो एक मजेदार एग्जांपल समझते हैं केमिकल फॉर्मूला का फंडा। तो केमिकल फॉर्मूला बताता है किसी कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने एटम्स हैं। इसे लिखने के लिए चाहिए हमें एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनकी वैलेंसीज। वैलेंसी मतलब एक एटम दूसरे एटम से कितने बॉन्ड्स बना सकता है, इसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। सोचो एक ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं और हम ह्यूमंस के सिर्फ 2 हाथ होते हैं। लेट्स से ह्यूमन को हम H से डिनोट कर रहे हैं और ऑक्टोपस को O से डिनोट कर रहे हैं। सो अगर ऑक्टोपस को एक टास्क दिया जाए कि उसे ह्यूमंस के दोनों हाथों को पकड़कर रखना है तो वो मैक्सिमम 4 ह्यूमंस को ही पकड़ सकता है, इससे ज़्यादा तो पकड़ नहीं सकता है। ये हुई ऑक्टोपस की कंबाइनिंग कैपेसिटी ह्यूमंस के साथ, यानी कि ऑक्टोपस की 8 वैलेंसी थी और ह्यूमन की वैलेंसी हुई 2। सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है केमिकल फार्मूला बनाने में। तो चलो हम फार्मूला बनाने के लिए 3 रूल्स देख लेते। फर्स्ट रूल है वैलेंसीज को बैलेंस करना। पॉजिटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए नेगेटिव चार्ज के। इसके बाद दूसरा स्टेप, जब उसका नाम लिखना है, लेट्स से NaCl है मेरे पास, तो NaCl का पूरा नाम होगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि मेटल का नाम पहले रखना है और नॉन मेटल का नाम बाद में रखना है। थर्ड रूल ये बोलता है कि अगर किसी कंपाउंड में पॉली एटॉमिक आयंस की नंबरिंग ज़्यादा है, लेट्स से 2 या 3 पॉली एटॉमिक आयंस हैं, तो उसे हमें ब्रैकेट में इनक्लोज करके सबस्क्रिप्ट में हमें नंबर्स लिखने पड़ेंगे। और ये अगर पॉली एटॉमिक आयन 1 है तो हम बिना ब्रैकेट के उसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg ब्रैकेट OH का होल ट्वाइस, कॉज यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड के आयन यूज होंगे। NaOH की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोक्साइड आयन की बात होगी। नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स में बात करेंगे। केमिकल फॉर्मूला बनाते समय गलती सिर्फ तब हो जाती है जब वैलेंसी या क्रिस क्रॉस मेथड भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपके सामने आयंस की वैलेंसी की टेबल, जो कि NCERT में गिवन। जिन्हें कुछ आयंस की वैलेंसीज पहले से पता है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला बनाने का फंडा बहुत सिंपल है। सबसे पहला वैलेंसी याद रखो, दूसरा क्रिस क्रॉस मेथड लगाओ, और तीसरा अगर कोई ग्रुप आयन हो तो उसमें ब्रैकेट लगाना है। लेकिन ब्रैकेट कब? जब ग्रुप आयन की नंबरिंग 2 या 2 से ज़्यादा हो। लेट्स सी कैसे बनते हैं कुछ कॉमन कंपाउंड्स। फर्स्ट एग्जांपल है HCl। HCl के लिए पहले आपको सिंबल लिखना है H और Cl, उनके नीचे उनकी वैलेंसीज लिखनी है। जैसे दोनों की वैलेंसीज 1-1 है, अब इनके बीच में आपको क्रॉस लगाना है और कंबाइन करना है, जिससे बनेगा HCl। नेक्स्ट एग्जांपल है H2S। ये कैसे बना? हाइड्रोजन और सल्फाइड के सिंबल लिखे, फिर उसके नीचे उनकी वैलेंसीज और क्रॉस लगाया, जिससे कि बना H2S। अब है CCl4। सबसे पहले सिंबल लिखे कार्बन और क्लोरीन के, फिर उनके नीचे उनकी वैलेंसीज, कार्बन की 4 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, क्रॉस करने के बाद हमें मिलेगा CCl4। नेक्स्ट है NaNO3। सबसे पहले हमने सिंबल लिखे Na और NO3, फिर हमने इनकी वैलेंसीज लिखी जो कि 1 और -1 होती है, क्रॉस करने के बाद आयंस बैलेंस हुए, जिससे हमें मिला NaNO3। देखो, ग्रुप आयन में ब्रैकेट्स तब लगाने होते हैं जब वो 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में OH के आगे 2 लगाना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट, और वही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में OH के आगे 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कमेंट डाउन करना कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला और उसके साथ मिनिमम 5 आयंस की वैलेंसीज। एक बार एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला यूनिट मास। मैं वहीं अटक गया, पर तुम्हारे साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जब कंपाउंड मॉलिक्यूल से बनते हैं जैसे H2O या HNO3, तो इनका मास कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास निकलता कैसे? लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया H2O का, जिसमें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1U, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। H2O है, यानी कि H के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, सो 2 × 1U = 2U + 16U, इट विल बी इक्वल टू 18U। ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर मास। ऐसे एग्जांपल में HNO3, जिसमें कि हाइड्रोजन का 1U होता है, नाइट्रोजन का 14U और ऑक्सीजन का 16U, सॉल्व करेंगे तो आएगा 63U। लेकिन जब कंपाउंड आयन से बनता है, जैसे कि एग्जांपल में NaCl, MgCl2, तब इसका मास कहलाता है फार्मूला यूनिट मास। लेट्स से NaCl, तो Na का एटॉमिक वेट होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5U। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 58.5U। तो नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स जो कि मॉलिक्यूल से बनते हैं, और फार्मूला यूनिट मास वो कंपाउंड्स जो आयन से बनते हैं। बस इतना ही अंतर था। तो अगर कभी ये तुम्हारे एग्जाम में है तो घबराना मत,
क्योंकि अब तुम्हें लॉजिक भी याद है और इसके एग्जाम्पल भी। अगला कॉन्सेप्ट भी इसी क्लैरिटी के साथ लेकर मिलते हैं।